अंशुल चाहड़। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इन्होंने नेचुरोपैथी एंड योगा में डिप्लोमा किया है 2011 में। फिर उसके बाद इन्होंने बीएचएमएस किया, फिर एमडी होम्योपैथी में किया और अब यह पीएचडी भी कर रही हैं स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर सीतापुर जयपुर से। ये यहाँ जून 2017 से जून 2023 तक एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुकी है और अभी ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकरी अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, जैसे A literature review of acute rheumatic fever and its homeopathy, a case report, triasis amenable to individualized homeopathy, etc. इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप और टीवी प्रोग्राम्स भी किए हैं। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। ये चेस रनर भी रह चुकी हैं और गर्ल्स क्रिकेट टीम की विनर भी है। ओके। इनका लक्ष्य समुदाय को ठीक करना और स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को लागू करना है। इनका आज का विषय है सीओपीडी रोगों के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा प्रबंधन। सो डॉक्टर अंशुल चाहड़, आपका आईएफपीएच मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले मैं इस वेबिनार के आयोजक साहनी सर और आईएफपीएच टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। और इसके साथ में ही आज के इस सत्र में जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं उनका धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया, मेरा आज का टॉपिक है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अब इसके साथ में मैं कुछ पार्ट और ऐड करना चाहूंगी अपनी प्रेजेंटेशन के लास्ट में, कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और जितने भी लंग डिजीजेस हैं उन सब में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ में योगा एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस का क्या बेनिफिट है। ये सब मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने योगा में डिप्लोमा कंप्लीट किया है और उसमें मैंने सीखा कि स्पेशली लंग डिजीज, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, उनमें योगा प्रैक्टिसेस एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस, इनका मेडिसिन के साथ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। मैंने ये सारा चीजें कॉलेज के ओपीडी में पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब भी किया है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसलिए वो पार्ट में मैं एंड में एड ऑन करना चाहूंगी। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी जो डिजीज है वो थर्ड टॉप मोस्ट कॉमन डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा के बाद में। अगर हम पल्मोनरी डिजीजेस में देखें तो फर्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस, देन आता है ब्रोंकियल अस्थमा और उसके बाद में सीओपीडी जो थर्ड मोस्ट कॉमन डिजीज है। और अगर हम ग्लोबली देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली देखा जाए तो डिजीजेस डेथ का कॉज करती हैं, जिनकी वजह से मृत्यु हो रही है, उनमें ये थर्ड नंबर का है। तो फर्स्ट नंबर जो डिजीज है जिसकी वजह से डेथ हो रही है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, सेकंड नंबर पे आता है कैंसर एंड थर्ड नंबर पे आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये तो ग्लोबली तो थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में कैंसर की रेट कम है, कैंसर कंपेरेटिवली कम होते हैं। इस वजह से इंडिया में जो है सीओपीडी डिजीज जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो डेथ जिसकी वजह से हो रही है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। सीओपीडी जो है उसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ डिजीज पर्सन्स में मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी प्रिवेलेंट कर रही है। एंड इसके बाद में आता है, हर साल नवंबर मंथ के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जाता है। इस डे को मनाने के पीछे गवर्नमेंट का रीजन है कि सीओपीडी जो कि बहुत ही फेटल एंड मोर्टाइल डिजीज है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना और इसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। इस वजह से हर साल नवंबर मंथ के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड सीओपीडी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का जो वर्ल्ड सीओपीडी डे है वो 15 नवंबर 2023 को होगा और उसकी थीम है, जैसे कि कोई भी डे, कोई भी हेल्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है उसकी थीम होती है। तो इस साल के वर्ल्ड सीओपीडी डे की थीम है ब्रीदिंग इज लाइफ, एक्ट अर्लियर, कि सांस लेना ही जीवन है, पहले कार्यवाही करें।
जैसा कि पहले बताया कि सीओपीडी जो है बहुत ही मोर्टाइल डिजीज है, लंग्स पे बहुत इम्पेक्ट करती है, जिसकी वजह से डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए अगर हम सीओपीडी को जल्दी डायग्नोस कर लेंगे, अर्लियर हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट अर्ली प्लान कर पाएंगे और पेशेंट को हम मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी से बचा पाएंगे। उसके बाद में आता है सीओपीडी इज जस्ट नॉट ए स्मोकर्स डिजीज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खांसी आ रही है स्मोकिंग की वजह से, तो वो जस्ट एक खांसी है स्मोकिंग की वजह से, तो ऐसा नहीं होता। अगर स्मोकर्स में कफ है तो वो हो सकता है सीओपीडी हो, तो अंडर डायग्नोस्ड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है स्मोकर्स की कफ। उसके बाद में आता है कि सीओपीडी जो है उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर पाता प्रॉपरली। और ये कब होगा? अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग कर रहे हैं, क्रॉनिक स्मोकर है, उन पेशेंट्स में, उन पर्सन में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, उसके बाद में कफ स्टार्ट हो जाता है। तो सीओपीडी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बेसिकली 2 डिजीजेज आती हैं। फर्स्ट वन इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकेंड वन इज एम्फाइसेमा। अब जो सीओपीडी जो डिजीज है वो लंग्स को डैमेज कर देती है, और डैमेज करने के बाद में ये इरिवर्सिबल कंडीशन नहीं है। जितना डैमेज हो गया वो डैमेज उतना ही रहता है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डिजीज कंडीशन है उसको हम रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल डिजीज कंडीशन है। जैसा कि पहले की स्लाइड्स में आ गया था कि सीओपीडी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें मेनली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा ये 2 डिजीजेज आती हैं। अब जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें जो भी हमारे हेल्दी एयरवेज हैं जैसे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, वहां पे म्यूकस प्लग इन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग इम्पेक्ट होता है। और एम्फाइसीमा में जो एल्यूलाइज जो है वहां पे परमानेंट डायलेटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो इम्पेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये सीओपीडी के केस में हो रहा है कि जो हमारी एल्यूलाई है वहां पे म्यूकस प्लग इन हो गया है, जिसकी वजह से ये नैरो हो गई है, और इसकी वजह से आपका गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता, इस वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। अभी आता है डेफिनेशन। तो सीओपीडी जो है वो एक लंग डिजीज है जिसमें मेनली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लंग के एयर फ्लो में, जिसकी वजह से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, और ये कंडीशन फुली रिवर्सिबल कंडीशन है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, क्योंकि जितना डैमेज इसमें हो गया है वो डैमेज हम रिकवर नहीं कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें 2 डिजीजेस हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। आज हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन में ही डिजीज के बारे में है कि इसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है कफ के साथ में म्यूकस प्रोडक्शन है, और कफ जो है कफ एक्सपेक्टोरेशन के साथ में आ रहा है, मींस कफ के साथ में स्पूटम आएगा, कफ को बलगम वाली खांसी आती है पेशेंट्स को, और जो बलगम वाली खांसी है वो एटलीस्ट 3 मंथ रहती है एवरी ईयर। 2 साल तक ऐसा एपिसोड रहते हैं, और 3 मंथ्स तक हर ईयर 3 मंथ्स तक मिनिमम ये एपिसोड रहता है बलगम वाली खांसी का। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का? जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों ही एक कॉमन कॉज को दोनों में ही एक ही कॉज रहता है। जो मेन कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग, और उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग जो पर्सन खुद स्मोकिंग कर रहे हैं वो पर्सन है। उसके अलावा जो सेकेंड हैंड स्मोकर्स हैं, जो स्मोकर्स के साथ में रह रहे हैं, सेकेंड हैंड स्मोकर्स में ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोकर्स जो हैं वो, जो स्मोकर खुद है वो तो एक्सेल आउट कर देता है टोबैको को, लेकिन सेकेंड हैंड स्मोकर एक्सेल नहीं कर पाते, इस वजह से सेकेंड हैंड स्मोकर्स में ज्यादा रिस्क होता है। उसके अलावा कोई भी इरिटेंट है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, या फिर सॉल्वेंट, इनका एक्सपोजर हो गया, या फिर पेशेंट को कोई दूसरी डिजीज हो जैसे कि अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कंडीशंस अगर पेशेंट को ऑलरेडी परसिस्ट कर रही हैं तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आगे चल के उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए। इसके अलावा आता है यदि उसको फैमिली हिस्ट्री रही है और कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब आता है इसका इंसिडेंस, यानी कि कौन से लोगों में ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो मिडिल एज ग्रुप और लेट एडल्ट लाइफ में होता है, और मेल्स में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू फीमेल्स। स्मोकर्स में ज्यादा होगा इन कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। अर्बन पॉपुलेशन जो है उनमें ज्यादा होगा इन कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में यदि हम देखें तो बेसिकली 3-4 चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं
जो ग्लैंड्स म्यूकस प्रोड्यूस करी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कफ जो आता है, कफ में म्यूकस आता है, स्पूटम आता है, तो यानी कि यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो वो जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं उनका हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया हो रहा है। म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स का हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। अब वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी हैं? एक तो होती है गोबलेट सेल जिनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, और कुछ सीलियास होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है। एक तो ये हो गया पैथोलॉजी में। दूसरा क्या होता है, हम जो एयर एक्सेल आउट कर रहे हैं, जो भी हम ब्रेथ आउट कर रहे हैं, उसके उस पे क्या इम्पेक्ट होगा? तो उसके बारे में है कि FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, रेशो फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो ये दोनों क्या होते हैं? फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? पेशेंट कंप्लीट इनहेल करने के बाद में फोर्सफुली एक्सेल कितना कर पा रहा है, वो होगा आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी। एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये होता है 1 सेकेंड में आप कितना फोर्सफुली एक्सेल कर पा रहे हो, वो आपका आता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो जो ब्रेथ आउट, हमारी जो ब्रेथ आउट एयर है जो एक्सेल कर रहे हैं, उसमें फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड रेशो फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों का रेशो जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल पर्सन्स में होता है 70 to 80%, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है तो उस केस में ये जो रेशो है वो 50% या उससे कम रह जाएगा, क्योंकि वहां पे एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रही। उस वजह से आपका ये जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, इनका रेशो कम हो जाएगा। और ये जो है ये COPD का हॉलमार्क फीचर है। तो ये तो हो गया हमारा जो हम एक्सेल कर रहे हैं एयर, उसके बारे में। अब जो इनहेल हो रही है एयर, जो हम ब्रेथ इन कर रहे हैं, क्योंकि लंग कैपेसिटी पे इम्पेक्ट आ रहा है, हमारा इनहेल और एक्सेल वो दोनों इम्पेक्ट हो रहे हैं। तो इनहेल वाला इम्पेक्ट था, वो था FEV1 और FVC, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इन पे इम्पेक्ट आ रहा था। इनका जो रेशियो था वो 70 to 80% से कम होके आपका रह गया लेस देन 50%, जो कि हॉलमार्क फीचर है। उसके बाद में आता है जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, वो होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? हम कितना इनहेल कर पा रहे हैं। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे लंग्स में एयर ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड एयर की वजह से TLC जो है, टोटल लंग कैपेसिटी है, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब आता है पैथोफिजियोलॉजी में, कि हमने जैसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात की थी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो पेशेंट्स हैं उनमें कफ जो आता है, कफ के साथ में बहुत सारा म्यूकस आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कफ के साथ में म्यूकस आ क्यों रहा है, नॉर्मल ड्राई कफ क्यों नहीं, कफ के साथ में म्यूकस क्यों आ रहा है? तो इसका रीजन क्या है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कॉजेटिव फैक्टर्स में, कि जो भी पर्सन स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्मोकिंग से ऐसा क्या होगा कि उनमें म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है कि स्मोकिंग जो भी करेंगे तो स्मोक क्या होगा, स्मोक एक्सपोज कर देगा। स्मोकिंग की वजह से जो इरिटेंट्स होते हैं और जो केमिकल्स होंगे वो एक्सपोज कर देंगे। पर्सन हु स्मोक एक्सपोज देयर एयरवेज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इरिटेंट्स एंड केमिकल्स। तो जो भी इरिटेंट एक्सपोजर में आएंगे वो क्या करेंगे, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया कर देंगे म्यूसिनियस ग्लैंड्स का। दे कॉज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूसिनियस ग्लैंड, जो कि ब्रोंकाई में है, और गोबलेट सेल्स जो कि स्मॉल एयरवेज में है, उन दोनों की हाइपरट्रोफी हो रही है और हाइपरप्लेजिया हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन आपका जो है वो काफी बढ़ जाएगा। उसके अलावा स्मोकिंग एक तो ये काम कर रही है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो है उनकी हाइपरट्रोफी कर रही है और हाइपरप्लेजिया कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, सीलियाज जो है, सीलिया की लेंथ कम हो जाएगी और उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। सीलिया शॉर्ट हो जाएंगे और लेस मोबाइल हो जाएंगे। इसकी वजह से सीलियाज का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी म्यूकस एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस जो होती है उसको वो बाहर निकाल पाए। लेकिन सीलिया यहाँ पे शॉर्ट हो गए हैं और उनकी मोबिलिटी कम हो गई है। इस वजह से क्या है, जो म्यूकस एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन जो हो रहा है वो अगेन बैक में, थ्रोट में स्वेलो डाउन हो जाएगा। इस वजह से पेशेंट को जो कफ आएगा वो म्यूकस के साथ में आएगा। जैसे कि जितना अभी हमने थ्योरी पढ़ा वो यहाँ पे इस पिक्चर में है, कि जैसे कि ये कॉलमनर एपिथेलियम है, इसके बीच में गॉबलेट सेल्स हैं। तो ये गॉबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड जो है नीचे बड़ी बड़ी, इनमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है और इनकी हाइपरट्रोफी हो रही है। इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। प्लस यहाँ पे जो सीलियास है, सीलिया की लेंथ छोटी हो गई है, प्लस उनकी मोबिलिटी कम हो गई है।
इस वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और वो ज्यादा म्यूकस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका वापस से थ्रोट में जा रहा है, और उस वजह से हमें कफ विद स्पूटम आता है, पेशेंट्स को कफ आता है स्पूटम के साथ में। अब इसमें एक चीज और आती है, रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स जो है वो लिविंग बींग्स में नहीं होता, ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग है, पैथोफिजियोलॉजी में आता है, लेकिन ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग है, किसी पर्सन की डेथ हो गई उसके बाद में, क्योंकि बहुत ज्यादा मोर्टाइल है सीओपीडी जो है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से बहुत सारी मोर्टेलिटी रेट है इसकी। तो डेड पर्सन है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग की किसी का डेथ जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हुआ है क्या, तो ये फाइंड आउट करने के लिए एक रेशियो देखा जाता है, रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स क्या होता है, ये हमारी जो कंप्लीट ग्लैंड लेयर है, यानी कि ए से लेके डी तक, ये डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ सबम्यूकोसा, इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो इंडिकेट करता है रीड इंडेक्स को, जो कि नॉर्मली होना चाहिए 0.4, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में जैसे कि यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से उनकी हाइपरट्रोफी हो रही है, उस वजह से क्या होगा, वो थिकनेस जो वो बढ़ जाएगी, और उस वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में रीड इंडेक्स हमारी इंक्रीज रहती है। अब आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो मेन सिम्टम्स हैं वो है यहाँ पे असेसरी मसल्स जो है ब्रीदिंग की, उनका पेशेंट बहुत ज्यादा यूज करता है, वो बहुत प्रोमिनेंट हमें दिखेंगी, जैसे स्क्लेनी हो गई, ट्रेपेजियस हो गया, ये सारी जो भी असेसरी मसल्स हैं रेस्पिरेशन की वो हमें बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगी। कफ के साथ में स्पूटम आएगा, यानी कि बलगम वाली खांसी रहेगी पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, यानी डिस्निया होगा पेशेंट को, वीजिंग होगा, चेस्ट में बहुत टाइटनेस लगेगा, फैटीग रहेगा, बहुत जल्दी थकान होगी, और कफ के साथ में जब पेशेंट को कफ आएगा उस टाइम पे पेशेंट को चेस्ट पेन भी रह सकता है। अब इसमें एक सिम्टम था फैटीग, तो फैटीग क्यों हो रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को थकान क्यों होती है, तो इसमें क्या है, पेशेंट को पहले डिस्निया था, ये एक साइक्लिक डायग्राम है, इसमें फ्लो चार्ट में बताया है कि पेशेंट को पहले ब्रेथलेसनेस थी, पेशेंट को डिस्निया हुआ, डिस्निया के बाद में पेशेंट को रहा कि डिस्निया इतना ज्यादा है इस वजह से पेशेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहता, फियर ऑफ एक्टिविटी दैट इंक्रीजेस ब्रेथलेसनेस, एक्टिविटी का फियर है इस वजह से ब्रेथलेसनेस, क्योंकि उसकी कुछ भी वो काम करेगा तो उसका ब्रेथलेसनेस बढ़ जाएगा, इस वजह से कि वो क्या करता है, अवॉइड एक्टिविटीज विच इंक्रीजेस ब्रेथलेसनेस, तो वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा जिसकी वजह से उसका ब्रेथलेसनेस बढ़ जाए, उस वजह से पेशेंट लेस एक्टिव हो जाएगा, लेस एक्टिव रहेगा तो उसका मसल्स जो भी है वो यूज नहीं आ रही है, मसल्स उसकी वीक हो जाएंगी, वीक मसल्स जो होंगी वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगी और एफिशिएंसी उनकी कम होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ऐसा साइक्लिक उसमें होता रहेगा, इस वजह से पेशेंट को फैटिगनेस रहेगा। उसके अलावा पेशेंट में साइनोसिस भी मिल सकता है, साइनोसिस मिल सकता है हमें, स्लाइट फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, और बॉडी एक भी रह सकते हैं। अब आता है हमारे की इंडिकेटर्स कि सीओपीडी किसी पेशेंट में, किसी भी पर्सन में है तो हम उसको डायग्नोसिस कैसे करें, तो डायग्नोसिस के लिए मेनली हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं। तो स्पायरोमेट्री टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेशंस हमें नीडेड होते हैं कि हम स्पायरोमेट्री क्यों टेस्ट करें, क्यों क्या ऐसे इंडिकेशंस पेशेंट में हमें होने चाहिए जिसकी वजह से हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि स्पायरोमेट्री टेस्ट पेशेंट का किया जाना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्निया दैट इज प्रोग्रेसिव, डिस्निया प्रोग्रेसिव है और वर्स हो रहा है एक्सरसाइज के साथ में और परसिस्टेंट है, ये 3 पॉइंट अगर डिस्निया में है तो हम स्पायरोमेट्री सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को क्रॉनिक कफ है, क्रॉनिक कफ में क्या होगा, इंटरमिटेंट है और अनप्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है और कफ के साथ में वेजिंग भी आ रहा है। फिर आता है क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन, एनी पैटर्न ऑफ क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन में इंडिकेट सीओपीडी। देन फिर आता है रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स, हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स में होस्ट फैक्टर्स सच एज जेनेटिक फैक्टर्स, कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज एक्सेट्रा, टोबैको स्मोक इंक्लूडिंग पॉपुलर लोकल प्रिपरेशन, टोबैको स्मोक में जो भी पर्सन जहां का भी लोकलाइट है उसके लोकल प्रिपरेशन में लाइक बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, जिस भी फॉर्म में वो स्मोक ले रहा है वो हो गया। स्मोक फ्रॉम होम कुकिंग एंड हीटिंग फ्यूल्स, occupational dust, vapors, fumes, gases and other chemicals. Then family history of COPD or other childhood factors, for example low birth weight and childhood respiratory infection, ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि
ये कंडीशंस हैं और पेशेंट को साथ में डिस्निया भी है, अनप्रोडक्टिव कफ है, तो हम पेशेंट को कंसिडर कर सकते हैं कि उसको सीओपीडी हो सकता है। मैम ये मेरी बेटी है, चुप हो गई। देन आता है काइंडली म्यूट योरसेल्फ, अपने आप म्यूट कर लें। देन आता है हाँ, आप अनम्यूट कीजिए अंशुल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कर सकती हैं अंशुल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, कंटिन्यू। देन आता है मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिलिंग डिस्निया स्केल। जैसे कि हम रिसर्च में देखते हैं कि हमें एक स्केल देखनी होती है जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर पाए कि पेशेंट का डिजीज, अगर कोई डिजीज पेशेंट आ रहा है तो उस डिजीज पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, या फिर हमारे पास अगर अंडर ट्रीटमेंट कोई पेशेंट चल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कितना परसेंट तक वो क्योर हो पा रहा है। तो उसके लिए एक स्केल है मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्निया स्केल, MMRC स्केल। इसमें हम डिस्निया को 4 ग्रेड में हमने देखा है। MMRC ग्रेड 0, ग्रेड 0 में क्या होगा, आई ओनली गेट ब्रेथलेसनेस विथ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। ग्रेड 1 में है आई गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ व्हेन हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप ए स्लाइड हील। लेवल पे चल रहा है या फिर हील पे चल रहा हो तो फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ग्रेड 1 में आया। ग्रेड 2 में होगा आई वॉक स्लोअर देन पीपल ऑफ माई एज ग्रुप on the level because of breathlessness, or I have to stop to breathe when walking on my own pace on the level। तो ग्रेड 2 में क्या है कि अगर पर्सन अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ में चल रहे हैं तो उसको ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है और उसे बीच बीच में रुक के सांस लेना पड़ता है। और ग्रेड 3 में है कि पेशेंट को 100 मीटर चलने पे ही रुकना पड़ता है और कुछ देर रुक के सांस लेना पड़ता है। और ग्रेड 4 में क्या होगा, पेशेंट को इतना ज्यादा ब्रेथलेसनेस है कि वो अपने घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं जाना चाहता, और उसको ड्रेसिंग या अनड्रेसिंग के टाइम पे भी ब्रेथलेसनेस बहुत सीवियर हो जाता है। तो ये डिस्निया को 4 ग्रेड में डिवाइड किया है। इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की प्रोग्रेस स्केल भी देख सकते हैं और जो पेशेंट हमारे पास आया है वो कौन सी कंडीशन में है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो एग्जामिनेशन पार्ट जो है, कोई भी सिस्टमिक डिजीज है उसमें हम एग्जामिनेशन के लिए 4 पॉइंट्स रखते हैं। जैसे फर्स्ट है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन पार्ट में हम सबसे पहले हम पेशेंट का पूरा चेस्ट फील्ड देखेंगे। तो इंस्पेक्शन में हम पेशेंट को देखते हैं तो एक तो हमें ये फाइंडिंग मिलती है कि पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मली पेशेंट इनहेल तो थ्रू नॉस्ट्रिल करेगा, लेकिन एक्सहेल जो है वो माउथ ओपन करके, ओपन माउथ से एक्सहेल करेगा। तो ओपन माउथ से जो एक्सहेल हो रहा है उसे हम पर्स स्लिप ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि इस इमेज में भी है, पर्स स्लिप ब्रीदिंग है। और इसके अलावा चेस्ट को हमने इंस्पेक्ट करेंगे इंस्पेक्शन में, तो रिब केस का जो लोअर रिब केस है वहां पे लोअर रिब केस में इंड्रोइंग मिलेगी, यानी कि जो लोअर रिब्स हैं वो आपकी थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई मिलेंगी, क्योंकि लो डायफ्राम जो है वो हमारा फ्लैटेंड डायफ्राम रहेगा इसमें। और इसके अलावा अगर हम चेस्ट को देखें पेशेंट का, तो नॉर्मली जो चेस्ट होता है किसी भी पर्सन का, उसका एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर, इनका अगर रेशियो देखें, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर का अगर हम रेशियो देखें तो वो होता है 5:1, 5:7, यानी कि 5 तो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर और 7 होता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है। ये 7 जो है ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया और 5 हो गया एंटीरियो पोस्टीरियर, नॉर्मल चेस्ट वॉल। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो यहाँ पे एयर इन्फ्लेटेड है, लंग हमारे इन्फ्लेटेड है, इस वजह से क्या होगा, चेस्ट का जो डायमीटर है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में चेस्ट की जो शेप होगी उसे हम बैरल चेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, बैरल चेस्ट में आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है और एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इनका जो रेशियो नॉर्मल कंडीशन में जो था 5:7 था, एंटीरियो पोस्टीरियर था 5 और ट्रांसवर्स था 7, ये यहाँ पे 1:1 रह जाता है। फिर इसके बाद में आता है इंस्पेक्शन में सुप्रास्टेर्नल एंड सुप्राक्लेविकुलर एक्सकेवेशन। सुप्रास्टेर्नल नोच और सुप्राक्लेविकुलर जो एरिया है, जैसा कि इस इमेज में, इस पिक्चर में दिख रहा है, ये इन दोनों पे एक्सकेवेशन हमें मार्क दिखेगा पेशेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमिनेंट असेसरी मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन। जो भी रिस्पिरेशन की असेसरी मसल्स हैं, ट्रेपेजियस है,
स्क्लेनी है, ये सारी मसल्स जो है, पेक्टोरलिस मेजर, ये हमें पेशेंट के विजिबल दिखेंगी, प्रोमिनेंट दिखेंगी। ये इंस्पेक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम पेशेंट का पालपेट करके देखेंगे। तो पालपेट करके हम देखते हैं पेशेंट को कहीं पे भी कोई पेन वगैरह तो नहीं है। तो वो सब फाइंडिंग तो हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में नहीं मिलती हैं। हमें मेनली क्या दिखेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को हम पालपेट करेंगे तो अपेक्स बीट जो है, वो अपेक्स बीट हमें नहीं पालपेट हो पाएगी। नॉर्मली अपेक्स बीट का पोजिशन क्या होता है, लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्लाइट मीडियल साइड में जो है, वहां पे अपेक्स बीट हमें पालपेट होती है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्योंकि हमारे लंग बहुत इन्फ्लेट हो गए हैं, तो अपेक्स बीट जो है वो हम पालपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमें एग्जामिनेशन में ही परकशन। तो परकशन पार्ट में हम क्या करते हैं, लंग्स में हम इस टाइप से फिंगर से परकस करके देखते हैं कि साउंड कैसा आ रहा है। क्योंकि अगर कोई सॉलिडिफिकेशन है तो हमें नॉर्मल लंग में हमें रेजोनेंट साउंड मिलता है, हम टैप करके देखते हैं। तो इंटरकोस्टल स्पेस में हमें फिंगर रखनी होती है और उसके बाद में हमारा जो भी डोमिनेंट हैंड है उससे हम परकस करते हैं। तो परकशन पे हमें जो साउंड आती है वो नॉर्मल लंग फील्ड में हमें रेजोनेंट साउंड आती है। अगर वहां पे कोई सॉलिडिफिकेशन है तो हमें डल साउंड मिलेगी। लेकिन जैसा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में है कि लंग्स ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेटेड है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड कंडीशन की वजह से यहाँ पे लंग्स में रेजोनेंट साउंड जो है वो इंक्रीज मिलेगी। नॉर्मल लंग है वो रेजोनेंट साउंड आती है, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है, इस वजह से एयर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें इंक्रीज रेजोनेंस मिलेगी लंग्स में। इसके अलावा परकशन में और हम परकशन पूरा लंग फील्ड का करते हैं। लंग फील्ड के बाद में हम नीचे लंग फील्ड के नीचे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर हो गया हमारा, लीवर तक हम पालपेट करते हैं, क्योंकि लीवर जो है वो राइट साइड में हमारे रिब केस के अंदर की साइड ही आता है। लीवर का जो हम सुपरफिशियल मार्किंग देखें तो सुपरफिशियल मार्किंग होती है 5-7-9। लीवर का सुपीरियर बॉर्डर अगर हम देखें तो सुपीरियर बॉर्डर आता है 5, यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन मिड क्लेविकुलर लाइन, सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन मिड एक्सिलरी लाइन एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन मिड स्केपुलर लाइन। तो ये लीवर का अपर बॉर्डर रहता है। हम पालपेट करते जाएंगे, हम परकस करेंगे तो ऊपर से रेजोनेंट साउंड आएगी। जैसे ही लीवर का अपर बॉर्डर आएगा तो हमें डल साउंड मिलेगी। लेकिन यहाँ पे लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है, इस वजह से जो लीवर डलनेस है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है जहाँ पे हमें डलनेस मिलनी चाहिए थी, वो डलनेस हमारी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी स्लाइटली नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमें कार्डिक डलनेस जो है वो भी उसकी प्रॉपर जगह पे हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट जो एग्जामिनेशन का पार्ट है, वो है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं। ऑस्कल्टेशन पार्ट में हम मेनली ब्रेथ साउंड्स को ऑस्कल्टेट करते हैं। तो ब्रेथ साउंड्स में हमें मेनली नॉर्मली 2 टाइप के ब्रेथ साउंड्स रहती हैं। फर्स्ट वन है ब्रोंकियल एंड सेकंड वन वेसिकुलर। तो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड जो है वो ट्रेकिया एंड ट्रेकिया के सराउंडिंग एरिया में हमें ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड सुनाई देती है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड जो है उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, इक्वल इंटेंसिटी एंड इक्वल ड्यूरेशन, और दोनों के बीच में पॉज होता है। और वेसिकुलर ब्रेथ साउंड जो है वो इंटायर लंग फील्ड में हमें ऑस्कल्टेट होती है। इंटायर लंग फील्ड में जो साउंड सुनाई देगी वो होती है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। और वेसिकुलर ब्रेथ साउंड जो है उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन जो है वो लॉन्गर रहता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इंस्पिरेशन जो है वो लॉन्गर होगा एक्सपिरेशन के कंपेयर में, और दोनों के बीच में कोई पॉज नहीं होगा, यानी कि इंस्पिरेशन के बाद में कंटिन्यूएशन में एक्सपिरेशन जाएगा। तो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो रेशियो रहेगा वो होता है हमारा 3:1। तो लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होगा, ब्रेथ साउंड में बी डिमिनिश्ड बट वेसिकुलर विथ प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड आएगी लेकिन यहाँ पे एक्सपिरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड में इंस्पिरेशन लॉन्गर होता है, एक्सपिरेशन शॉर्टर होता है। दोनों का रेशियो नॉर्मल कंडीशन में था 3:1, बट यहाँ पे वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है लेकिन प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन के साथ में। इसके साथ में पेशेंट में हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो रोंकाई सुन सकता है हमें। अब आता है डायग्नोसिस पार्ट। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन पहले हो चुका जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये 4 स्टेप में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में पेशेंट का स्पूटम टेस्ट करते हैं। स्पूटम टेस्ट में कोई भी क्योंकि कोई इन्फेक्शन की वजह से तो उसको बलगम नहीं आ रहा, तो वो फाइंड आउट हो जाता है स्पूटम टेस्ट में। फिर उसके बाद में आता है आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में मेनली स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है। उसमें लंग की कैपेसिटी
मेनली आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री करेंगे, और स्पायरोमेट्री में हम क्या देखते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में होना चाहिए 70 to 80%, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में ये रिड्यूस होके अप टू 50% रह जाता है, जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का हॉलमार्क फीचर है। तो स्पायरोमेट्री में FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों का रेशियो देखा जाता है, इनकी ये कितना है ये चीज हम चेक करते हैं। फिर बाद में आता है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट CT एंड ECG। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, लंग जो है वो एनलार्ज मिलेंगे क्योंकि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो हमें वाइडन मिलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में गैप मिलेगा हमें ज्यादा, और डायफ्राम जो है वो हमें फ्लैटेंड डायफ्राम मिलेगा, डोम शेप डायफ्राम ना होके हमें फ्लैटेंड डायफ्राम मिलेगा इसमें। अब आता है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की बात करें तो n नंबर ऑफ डिजीज मेडिसिन हैं जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। उनमें से मैंने कुछ एक मेडिसिन यहाँ पे ली हैं। जैसे फर्स्ट मेडिसिन जो हम फर्स्ट एलेंस की नोट में भी फर्स्ट मेडिसिन हम ये पढ़ते हैं, एकोनाइट। एकोनाइट में क्या है, क्रूपी अवेकनिंग इन फर्स्ट स्लीप। कफ की वजह से, कफ जो होगा वो क्रूपी कफ है और पेशेंट फर्स्ट स्लीप में उठ जाएगा, एगोनी टूजिंग अबाउट, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी पेशेंट को। कफ जो होगा वो ड्राई, होर्स ड्राई होपिंग कफ होगा। कफ जो है वो शॉर्ट बार्किंग, रिंगिंग एंड विस्लिंग कफ होगा। कफ, ये सारी जो कंडीशंस हैं उनमें एग्रावेशन होगा इंस्पिरेशन के टाइम पे, एट नाइट और ड्रिंकिंग। एम्यूलेशन है लाइंग ऑन बैक। देन नेक्स्ट मेडिसिन आती है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट जो कि म्यूकस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें है ग्रेट रेटलिंग ऑफ म्यूकस, डेथ रेटल जिसमें होता है, और बहुत रेटलिंग इतनी ज्यादा है पेशेंट को, लेकिन एक्सपेक्टोरेट करेगा पेशेंट तो बहुत ही कम क्वांटिटी में म्यूकस आएगा। रैपिड शॉर्ट डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगी यहाँ पे, पेशेंट को ऐसे लगेगा जैसे सफोगेट कर जाएगा, तो रात में सोते सोते पेशेंट को उठ के बैठना पड़ेगा। कफ होगा, गैस्पिंग होगा, सांस लेने के लिए बार बार पेशेंट को गैस्पिंग रहेगा। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है उनमें बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन है। कफ एक्साइटेड बाय ईटिंग, कुछ भी खाने से उसका कफ एक्साइट हो रहा है। चेस्ट में पेन है, लैरिंग्स में पेन है। और डिस्निया रिलीव्ड बाय इरेक्टेशंस। कफ एंड डिस्निया बेटर बाय लाइंग ऑन राइट साइड। सो नेक्स्ट मेडिसिन इज ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में क्या है, कफ अटेंडेड विथ एपिस्टेक्सिस। कफ के साथ में पेशेंट को एपिस्टेक्सिस के एपिसोड्स भी हैं, और इसमें मेन ड्रोसेरा में मेन सिम्टम होता है कफ जो है वो हमेशा मिडनाइट के बाद में ड्रोसेरा के पेशेंट को कफ होता है। हॉर्स कफ, यूजुअली कफ के टाइम पे पेशेंट जो है वो अपने स्टमक को होल्ड कर लेता है क्योंकि स्टमक में उसको पेन होता है कफिंग के साथ में, और ये एग्रावेट करता है, कुछ भी ड्रिंक, कुछ भी लिक्विड इनटेक करेगा उसकी वजह से कफ उसका एग्रावेट होता है ड्रोसेरा के केस में। और कफ जो है वो सिंगिंग और टॉकिंग से एग्रावेट करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डल्कामारा। डल्कामारा में क्या होता है, कफ फिजिकल एक्सर्शन की वजह से पेशेंट को कफ हो रहा है। कफ जो है वो कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, रेनी वेदर में वेट होने से, डैम्प कोल्ड वेदर में। इसके अलावा जो भी पर्सन्स वेदर चेंज में ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि एयर कंडीशंस में रह रहे हैं, सडन हीट सडन कोल्ड, उस इन्वायरमेंट में जो रहते हैं उनमें अगर कफ है तो डल्कामारा रहेगी। देन फिर आता है स्पोंजिया। स्पोंजिया में आता है ड्राई हॉर्स कफ होता है, ये एम्यूलरेट करता है व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। इट यूजुअली स्टार्ट्स बिफोर मिडनाइट। फिर आता है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ में है रिकरेंट ब्रोंकाइटिस होगा फ्रॉम एवरी कोल्ड। जब भी सर्दियां आएंगी, जब भी कुछ ठंड में एक्सपोजर होगा तो पेशेंट को रिकरेंट ब्रोंकाइटिस का एक्सपोजर होगा। कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, कुछ भी अनकवर्ड है देन कफ होगा। क्रोपी, चॉकिंग, स्ट्रेंगलिंग, डीप बार्किंग कफ है। एग्रावेशन हो रहा है कोल्ड थिंग से, कोल्ड एयर से। नेक्स्ट मेडिसिन इज ब्रायोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट is the painful cough, especially pain in the chest, stitching pain. Any movement aggravates the cough. It is provoked when entering in a warm room. Warm room में enter होने पे cough aggravate कर रहा है. Patient must sit up because of coughing, but when rising from bed, he faints.
इतना ज्यादा वीकनेस है। पेशेंट हैज ए हेडेक बिकॉज ऑफ कफिंग, ही होल्ड्स हिज हेड वाइल कफिंग। नेक्स्ट आता है रूमेक्स, काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, यूजफुल इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ फॉर सीओपीडी इन पेशेंट्स who have dry teasing cough initially followed by stringy cough. Complaints increase on talking and pressure and by cold air. Next है mother tincture, Aspidosperma Q. Aspidosperma is the one of the best remedy for COPD and it is considered as tonic for the lungs. It removes temporary obstruction to the oxidation of blood by stimulating respiratory centers को stimulate कर देता है ये। Another guiding symptom is want of breath during exertion. Next है Badegia, इसमें क्या होगा, cough worse in afternoon, better in warm room. The mucus flies out of mouth and nostrils, hay fever and asthmatic breathing. Pleuritic stitches in chest, neck and back. Next है ब्लाटा। ब्लाटा बेसिकली अस्थमा के लिए है बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी काफी अच्छा वर्क है। इंडिकेटेड आफ्टर व्हेन आर्सेनिक फेल हो जाएगी उस टाइम पे ब्लाटा बहुत अच्छा वर्क करती है। कफ विद डिस्निया इन ब्रोंकाइटिस एंड थाइसिस, एक्ट्स बेस्ट इन स्टाउट एंड कॉर्पुलेंट पर्सन्स। इसमें म्यूकस लाइक पस लाइक म्यूकस होगा। एंड ब्लाटा का जो डोजेज है वो लोएस्ट पोटेंसी ड्यूरिंग एंड अटैक, अटैक के टाइम पे लोएस्ट पोटेंसी है, अटैक के बाद में अगर कफ रिमेनिंग रह गया है तो हायर पोटेंसी है, और जैसे ही इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा तो हम ब्लाटा को देना बंद कर देंगे। फिर है स्नेगा। स्नेगा में क्या होता है, हैकिंग कफ, यानी कि यहाँ पे ग्रीन स्पूटम आएगा। कफ ऑफन एंड इन ए स्नीज, यहाँ पे स्नीजिंग के साथ में कफ एंड हो रहा है। रेटलिंग इन चेस्ट, chest oppressed on ascending, bronchial catarrh with sore chest wall with mucus, sensation of oppression and weight in chest. And स्नेगा जो है वो ओल्ड लंग टॉनिक भी है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई हैं जो मेन मैंने ली थी इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए। अब इसके बाद में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिसेंटली मैंने योगा में डिप्लोमा किया है, तो कुछ एक योगा एंड योगा आसन और प्राणायाम एक्सरसाइजेस हैं जो कि लंग हेल्थ के लिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो थोड़ा सा पार्ट मैं उसका भी बताना चाहूंगी। तो अगर हम योगा पोजेस की बात करें तो कुछ एक योगा पोजेस हैं जो कि आपके लंग को बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लंग जितना एक्सपेंड होगा उतना ही लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग की कैपेसिटी बढ़ती है तो उतना ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या और जितनी भी लंग से रिलेटेड डिजीजेज हैं वो हम उतना ही जल्दी उनसे ठीक हो पाते हैं। तो इसमें कुछ एक आसन है, जैसे भुजंगासन है, जैसा कि इस इमेज में है कि लंग बहुत एक्सटेंड कर पा रहे हैं। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, ये पॉजेस जितने भी हैं, आई नो दिखने में सबको लग रहा होगा बहुत इजी है, बट अगर हम इनको ट्राई करके देखते हैं प्रैक्टिकली तो थोड़ा टफ होता है ये, और इनको करने से हमारा लंग का कैपेसिटी वो बहुत इंक्रीज होता है। उष्ट्रासन, ताड़ासन, इसमें ताड़ासन में इमेज में पर्सन सीधा खड़ा है बट आइडियली पेशेंट के हाथ ऊपर जाके और पूरी बॉडी को उसको अपलिफ्ट करना होता है। एंड फोर्थ वन इज गोमुखासन और लास्ट वन इज त्रिकोणासन। इन सब ये जितने भी योगा आसन जो हैं इनसे हमारी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। फिर योगा पोजेस में एक और आता है धनुरासन, जैसा कि ये फर्स्ट इमेज है धनुरासन। इसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है और लंग्स स्पेशली आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, इस वजह से लंग कैपेसिटी बहुत इंक्रीज होती है। एंड लास्ट वन इज मत्स्यासन। मत्स्यासन या फिर इसको सुप्त वज्रासन भी बोलते हैं। वज्रासन जो कि खाना खाने के बाद हमें सजेस्ट किया जाता है, तो ये सुप्त वज्रासन है जिसमें भी लंग कैपेसिटी बहुत इंक्रीज होता है। तो ये तो थे कुछ आसन। अब आते हैं हम कुछ प्राणायाम पे। प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं लंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। फर्स्ट वन इज ब्राह्मरी। आप सबको पता ही होगा ब्राह्मरी कैसे करते हैं, मैं अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ, ब्राह्मरी है। एंड सेकेंड वन इज भस्त्रिका। इससे क्या होगा, हमारा हम फास्ट जो ब्रीदिंग करते हैं इस वजह से लंग की कैपेसिटी बहुत इंक्रीज होती है। थर्ड वन इज कपाल भाती एंड फोर्थ वन इज अनुलोम विलोम एंड फिफ्थ वन उज्जयी प्राणायाम।
बाकी सब तो आप जानते होंगे, सारे जानते होंगे, आई नो। लेकिन जो अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम थोड़ा एक स्पेसिफिक वे में किया जाता है, जो कि मैंने अभी योगा का डिप्लोमा किया, उसमें मैंने सीखा कि अनुलोम विलोम मोस्टली हम सब ये सोचते हैं कि अनुलोम विलोम किसी भी नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करो और कहीं पे भी एंड कर दो, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता अनुलोम विलोम में। अनुलोम विलोम में जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारे क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे मेनली दो नॉस्ट्रिल हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट नोस्ट्रिल जो है वो इस इमेज में जैसे मैंने इंडिकेट किया पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी को इंडिकेट करता है, जो कि हमारे शरीर की गर्मी को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जो भी बीपी हाई रह रहा है या फिर जो भी गर्म की वजह से जो डिजीजेस हो रही हैं, बॉडी में हीट जनरेट हो रही है उस वजह से जो डिजीज हो रही हैं, उनमें हमारा राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट रहता है। और लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है वो चंद्र नाड़ी होती है, वो हमारी बॉडी की काम और कूल स्टेज को इंडिकेट करता है। तो जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होंगे, जिसमें कफ हो गया, कफ, कोल्ड या फिर साइनोसाइटिस, जो भी एन नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो लेफ्ट नोस्ट्रिल के एक्टिवेट रहने से होते हैं। तो अनुलोम विलोम जो हम करेंगे, अनुलोम विलोम में हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, क्योंकि यहाँ पे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, यानी कि पेशेंट के शरीर में ऑलरेडी बहुत कोल्ड है, तो उसको चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करके, लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करके और राइट पे फिर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। ओके, आ रही है आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। ओके। तो आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो अनुलोम विलोम जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, चंद्र भेदी अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी अनुलोम विलोम। तो सूर्य जो है वो बॉडी के राइट साइड को इंडिकेट कर रहे हैं, तो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी, भेदी यानी कि हमें क्रॉस ओवर करना है, तो चंद्र भेदी यानी कि हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है। जितनी भी रेस्पिरेटरी इलनेस है वो लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल के एक्टिवेट होने से बॉडी में लेफ्ट साइड का नोस्ट्रिल है वो हमारा ज्यादा एक्टिवेट है, इस वजह से हमें ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो हमें राइट को एक्टिवेट करना है, इसलिए हम जो अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम का पार्ट भी इसमें होगा चंद्र भेदी अनुलोम विलोम, यानी कि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम होल्ड ऑन करेंगे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर वापस राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो ये कंप्लीट साइकिल होगा, लेकिन ये साइकिल हम लेफ्ट से स्टार्ट करके लेफ्ट में एंड करेंगे। तो ये चंद्र भेदी अनुलोम विलोम है। और सूर्य भेदी इसका अपोजिट हो गया, जिन लोगों को जिनमें जैसे कि बीपी लो है या फिर और दूसरे इन्फेक्शंस हैं, उनमें हम सूर्य भेदी अनुलोम विलोम करेंगे। तो ये ब्रीदिंग का साइकिल है। और नॉर्मली इसमें जो अनुलोम विलोम या फिर हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी रहते हैं, इसमें इनहेल, एक्सहेल एंड जो होल्ड कर रहे हैं, इसमें एक रेशियो रहता है। इनहेल करना है, अगर हम इनहेल फॉर एग्जाम्पल आप इनहेल कर रहे हैं 4 काउंट तक, तो एक्सहेल भी करेंगे 4 काउंट तक, और जो होल्ड रख रहे हैं वो करेंगे हम 8 काउंट तक। तो उससे हमारा रेस्पिरेटरी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा इम्प्रूव होता है। तो ये स्लाइड मैंने शेयर किया जो भी योगा एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस हैं जो कि हेल्पफुल है रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए। तो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप पहले अपना पीपीटी बंद कर दे मैम। ओके। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया सीओपीडी को कैसे लोग समझे और किस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट दें। थैंक यू मैम। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली टाइप करें चैट बॉक्स में। सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोलिए, क्वेश्चन करना है चैट बॉक्स में, कमेंट अभी पहले क्वेश्चन कर क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं मैम आपके लिए बहुत सारे। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, योगा के साथ आपने होम्योपैथी को जोड़ा है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। कोई क्वेश्चंस नहीं है? कोई क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं मैम? क्वेश्चन नहीं आने का 2 ही रीजन होते हैं, या तो बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, या तो आपने बहुत अच्छे से समझाया या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया। 2 रीजन होते हैं। नहीं समझ में कुछ कैसे नहीं आया मैम, आया तो समझ में बहुत कुछ।
हमारे साथ डॉक्टर अहमद हुसैन है। जस्ट अ मिनट वेट, वो बताएंगे आपको। डॉक्टर अहमद जी हुसैन। जी, थैंक यू हाँ, मैडम। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और आपने अजमेर का नाम लिया तो मेरी इच्छा ज्यादा हुई, क्योंकि मैंने 1980 में रेलवे में बायोकेमिस्ट था। उसके बाद से मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम मेडिकल कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज अजमेर में। Yes, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज ब्लेस्ड यू मैडम। thank you, sir. एक डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने भी हैंड रेज किया है। हेलो सर। हेलो। हाँ, यस सर, बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्कार जी सर। सभी को। और डॉक्टर साहब, मैडम, बहुत अच्छा होम्योपैथ और योगा के साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम को जोड़े हैं, बहुत बढ़िया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। और एक चीज कहना चाहते हैं कि जो आप अनुलोम विलोम बताए, राइट एंड लेफ्ट, जी सर। क्या हम राइट एंड लेफ्ट, एक को नाक को चाप के दूसरा नाक से निकालना, दूसरा को चाप के लेना, यह जो है तो एक तरह से हम जो है सप्रेशन कर रहे हैं। एक नाक को एक नाक से ले रहे हैं, दूसरा नाक से फिर छोड़ रहे हैं। जी लिया सर। जाए, यदि हम दोनों से करें एक ही साथ लेना और देना, है जी ना, सर। तो हो सकता है कि नहीं। दूसरी बात, जब इंस्पायरेशन करेंगे, ड्यूरिंग मान ली इंस्पायरेशन करेंगे, तो मेरा स्टोमक या एब्डोमेन का डायलेट होगा या सिकुड़न होगा। एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा, यह हमको जानना चाहते हैं। और बहुत अच्छा एक्सीलेंट जो है सेशन, और ओके सर। डायनेमिक सेशन। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम सप्रेशन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम वन नोस्ट्रिल को क्लोज करके सेकंड नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं तो इसमें सप्रेशन नहीं हो रहा सर। इसमें अगर जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसा मैंने बताया कि हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आप कभी भी कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल एक्टिवेट है, आप अभी भी जितने भी लोग ज्वाइन है वो अपने आप को फील करके देख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारी नोस्ट्रिल के आगे हमें अपना फिंगर लेके जाना है और फिर हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करके रहना है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते रहेंगे तो हमें इस फिंगर पे हमें फील होगा कि हमारी जो एक्सेल जो हम कर रहे हैं वो राइट से हो रहा है या लेफ्ट से हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रवृत्ति डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी अभी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है या चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों, कभी कुछ पर्सन या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दोनों नाड़ी एक्टिवेट होती हैं, उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो कि बहुत कम होता है, जो योगीज में होता है। और अगर दोनों एक्टिवेट है, नॉर्मल पर्सन में भी होता है, कभी कभी होता है, तो उस टाइम आप कंप्लीट हेल्दी हो। और लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है ओनली या सूर्य नाड़ी ओनली एक्टिवेट है, या मींस आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है या लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है। तो दोनों कंडीशन में आप हेल्दी हो सकते हो। लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज जब भी होंगी, कभी भी जिसको भी कॉमन कोल्ड जुकाम भी किसी को लगा हो, तो आप अपना नाक पे हाथ रख के देखना, आपका उस टाइम पे लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट नहीं रहता उस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, जुकाम लगा है, हमारा राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है जो कि बॉडी में कोल्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो हमें हमारी बॉडी में हीट जनरेट करनी है। हीट का इंडिकेशन आ रहा है राइट साइड से, तो हमें चंद्र भेदी अनुलोम विलोम लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से इनहेल किया, देन बंद किया, देन राइट से एक्सेल। तो सर आपका क्वेश्चन ये था कि सप्रेशन तो नहीं हो रहा या पैलेशन तो नहीं हो रहा। तो सर पैलेशन या सप्रेशन नहीं होता इससे, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट था उसकी जगह हम सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो एक्टिवेट था उसकी जगह हम राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट कर रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन सर आपका था कि जब हम इनहेल या एक्सेल कर रहे हैं तो स्टमक इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट होता है। तो लाइक इनहेल करेंगे तो हमारा स्टमक भी इन्फ्लेट होता है, इनहेल करेंगे तो इन्फ्लेट होगा, हम एयर इन कर रहे हैं तो हमारा पेट फूलेगा, जब हम एक्सेल करेंगे तो हम अंदर जाएगा। मैम एक क्वेश्चन और भी है, एनी अदर स्टडी ऑफ ब्रीदिंग और योगा अलोंग विथ होम्योपैथी? मैडम सेकंड क्वेश्चन तो बोलिए। हेलो, आज फर्स्ट क्वेश्चन
के साथ करेंगे तो हमारा आप अब बंद कीजिए। दूसरा सवाल सब आप वेट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आने दीजिए। बार बार आपने बोलिए। दीपमाला जी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन आपके लिए। एनी अदर स्टडी ऑफ ब्रीदिंग और योगा अलोंग विथ होम्योपैथी इन अदर इलनेस टू? ब्रीदिंग एंड योगा एक्सरसाइजेज जो हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज में तो है ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज कंडीशंस हैं जिनमें योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल डिजीज कंडीशन के साथ में हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट का स्टमक अपसेट है, स्टमक अपसेट के टाइम पे भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं पेशेंट को। या फिर जैसे कि योगा पोजेज में मैंने बताया धनुरासन है, धनुरासन करते हैं तो पेट की मसल्स जो हैं उन पे भी स्ट्रेचिंग होती है, वो भी स्ट्रेच होती है। उस वजह से स्टमक के इन्फेक्शन, स्टमक अपसेट हैं उसमें भी आराम मिलता है। इसके अलावा जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो भी हैं जैसे कपाल भाती है या फिर भ्रस्त्रिका है, इन सब से स्टमक कंप्लेंट्स में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन मेन जो प्राणायाम का जो रोल है वो आपके लंग डिजीजेस में प्लस जितनी भी हमारी मेंटल इलनेस हैं जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस है, जितने भी मेंटल डिजीजेस हैं प्लस लंग इन्फेक्शंस हैं, उन सब में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। प्रैक्टिकली मैंने खुद ने देखा है, योगा डिप्लोमा में भी हमने देखा था, पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते थे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमीला मिश्रा। काइंडली आप क्वेश्चन करें क्योंकि आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में समझ नहीं आ रहा है। प्रमीला मिश्रा नहीं आप क्वेश्चन करें। मैं बता रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं दीपमाला जी, प्रमीला मिश्रा जी पूछ रही हैं कि कोविड में ये योगा का क्या रोल है, कोविड के पोस्ट कोविड। ओके राइट। पोस्ट कोविड में जो आपके सिम्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी आप योगा पोस्टर ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अंशुल जी इन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड में और भ्रमरी जो क्रिया होता है, आप भ्रमरी समझ रही होंगी ना, तो भ्रमरी का क्या रोल है? भ्रमरी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं भी भ्रमरी को बहुत ही प्रोत्साहन देता हूँ क्योंकि योगा मैं भी बताता हूँ, पेशेंट को इंडिकेट के बताता हूँ। भ्रमरी बहुत सारे कंडीशंस में भ्रमरी हेल्पफुल होता है। यस सर। तो भ्रमरी के विषय में थोड़ा सा जानकारी सर भ्रमरी में जैसे कि हमारा सबको पता है भ्रमरी हम कैसे करते हैं। तो भ्रमरी में मेनली हम हमारे ईयर्स को बंद कर देते हैं और आईज के ऊपर हम हमारी 3 फिंगर्स को बहुत स्लाइटली रखते हैं, प्रेशर नहीं डालते हैं, स्लाइटली रखते हैं। और नोज के ऊपर लिटिल फिंगर से नोज को बंद नहीं करना है और उसके बाद में मुंह बंद करके और ऐसे करना है। तो वो जो साउंड आएगी, उस साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें हमारे हेड में, फोरहेड में वो फील होते हैं। तो ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ब्रेन को बहुत ब्रेन को बहुत काम स्टेट में रखते हैं। तो अगर किसी को हेडेक बहुत ज्यादा रह रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उन कंडीशंस में भ्रामरी का बहुत अच्छा रोल है। और प्रमिला मैम का क्वेश्चन था कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन को, पोस्ट कोविड कंडीशंस में योगा का क्या रोल है। तो पोस्ट कोविड में जो भी हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो मेनली क्यों आ रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। तो जितने भी हमारे योगा पोस्चर्स हैं वो सारे प्लस प्राणायाम जितने भी हैं वो सभी अगर हम एक साथ में या मैक्सिमम जितना हम पॉसिबल हो पाता है उतना हम करते हैं। जैसे मेन सूर्य नमस्कार है, अगर सूर्य नमस्कार के आप 12 जो स्टेप्स हैं वो मिनिमम 5 to 10 रेप्स से स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य नमस्कार अकेला एक आसन है जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा पोस्ट कोविड इन्फेक्शंस जो हैं उनमें मेनली रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत सारी देखी जाती हैं। तो उसमें वही चंद्रभेदी अनुलोम विलोम या सूर्यभेदी अनुलोम विलोम ये बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा सारे जो भी है, कपाल भाती है, कुंजन है, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। प्लस एक चीज और रह गया था मेरा बताने से, ये पोट होता है, इसे जलनेती पोट बोलते हैं। ये पोट है, विजिबल हो पा रहा हो तो ये जलनेती पोट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ल्यूकवार्म वाटर डालते हैं, उसमें 1 पिंच सॉल्ट डालते हैं और उसके बाद में हम हेड को डाउन करके और राइट नोस्ट्रिल पे अगर हम इसको लगाते हैं तो पानी जो भरा हुआ है वो आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर आता है और फिर उसके बाद में लेफ्ट नोस्ट्रिल से लगा के राइट से बाहर करते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं जलनेती। तो जलनेती जो है, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात की, उसमें बहुत इफेक्टिव रहेगा क्योंकि जितना भी म्यूकस जो प्लग इन हो चुका है वो म्यूकस इससे निकल पाएगा। एंड सेकेंड थिंग आती है इसमें जो मैं बताना भूल गई थी, ये होता है एक रबर जैसी एक ट्यूब है,
ये रबर जैसी ट्यूब है, इसको बोलते हैं हम रबर नेति। रबर नेति में क्या करते हैं, ये कैथेटर होता है रबर का, इसको हम कोई भी राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर डालते हैं, और फिर जैसे कि नेजोफेरिंग्स जो कनेक्टेड है, नेजोफेरिंग्स हमारी कनेक्टेड है, तो इसको हम नोज के थ्रू अंदर डालेंगे तो ये हमारी पीछे आएगी नेजोफेरिंग्स के थ्रू टंग के ऊपर, और फिर उसको हम यहाँ से पकड़ के निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा नेजोफेरिंग्स ट्यूब जो है वो हमारी पूरी क्लियर हो जाती है। तो ये रबर नेति है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिनको बहुत ज्यादा स्पूटम प्रोडक्शन की कंप्लेंट रहती है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ये दोनों कंडीशन से बहुत इफेक्टिव हैं। बहुत अच्छा। ये अंशुल जी सर। प्रमिला जी कुछ बोलना भी चाहते। प्रमिला जी आधा मिनट से ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि ये हम लोग के पास समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर प्रमिला अपने को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर प्रमिला आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर प्रमिला आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। My name is Jidhi. Should I add one thing? You know, you talk about this pranayama and everything, no? I think please check that if you have, you know, some people have high BP, they can't do this Kapalbhati. You know, this, you have to check with your, you know, all the conditions and then add. Okay, I will explain. जिनको हाई बीपी रहता है उनका क्या होता है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो हाई बीपी वालों को चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है, यानी कि जिनका हाई बीपी है उनका राइट साइड एक्टिवेट होता है बॉडी का, जो कि बॉडी की हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाई बीपी के केस में जिनकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, यानी कि राइट साइड एक्टिवेट है, तो उनको हमें चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करानी है, यानी कि उन्हें हम चंद्रभेदी अनुलोम विलोम करवाते हैं। और लो बीपी के केस में हम सूर्य भेदी अनुलोम विलोम करवाते हैं। तो बीपी जिनका हाई या लो रहता है उस केस में हम करवा सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम कौन सा होगा, क्योंकि मोस्टली हमें ये अवेयरनेस नहीं होती कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बॉडी का जो राइट साइड है वो हमारी बॉडी की हीट को इंडिकेट कर रहा है, जो भी हीट से रिलेटेड कंडीशंस है वो हमारी इंडिकेट करता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड बॉडी की कूल एंड काम स्टेट को इंडिकेट करता है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने सेशन बहुत ही अच्छा था। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होगा। मैम अगेन आप कुछ नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आइए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अब हमारा हिंदी